वेलकम वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं विकास कुमार शर्मा दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और टर्म 1 की तैयारियों में ज़ोर शोर से लग रखे होंगे। और इसी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आज हम लेके आए हैं क्या, ट्रायंगल्स इन वन शॉट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, टर्म 1 के लिहाज से भी अच्छे मार्क्स गेन करवा रहा है। तो आज हम वन शॉट में ये पूरा चैप्टर एक पूरी क्लास में फिनिश कर देंगे, जिसमें होगी सारी कॉन्सेप्ट्स और उसके अलावा टर्म 1 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्लास के बाद इस क्लास की पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दक्षांश एजुकेशन की ऐप का जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे हिट कीजिए, ऐप को डाउनलोड करें, अपने आप को एनरोल कीजिए और सामने आपको इस क्लास की और अदर वन शॉट्स जो इससे पहले हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, साथ साथ उनकी फ्री पीडीएफ भी। पीडीएफ नोट्स को स्टडी कीजिए। आफ्टर दैट देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू ऑल्सो। क्या है वो सरप्राइज? साथ में इस पर्टिकुलर चैप्टर की अलग से एक टेस्ट भी वहाँ मिल जाएगी आपको। उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को चेक करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। साथ में हमारी ऐप में अवेलेबल है, जी हाँ, अंश सीरीज, जो आपको देती है फ्रीडम चैप्टर वाइज कोर्स परचेज करने का। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसी चैप्टर को परचेज कीजिए, उसकी लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्लस पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन मॉक टेस्ट एंड ये इतना सब कुछ लेस देन अ कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम। और कुछ चैप्टर तो आपके एक पेन की कॉस्ट से भी कम है। यस, 10 रुपीज़ टू लेके 60 रुपीज़ के बीच में सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। तो देरी किस बात की है? अभी जाइए, डाउनलोड कीजिए दक्षांश एजुकेशन की ऐप को और एनरोल कीजिए अपने आप को एंड बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। तो चलिए आज का हम ये चैप्टर शुरू करते हैं, ट्रायंगल्स विथ दक्षांश एजुकेशन। एंड कीप इन माइंड, मैथ्स इज इजी विथ दक्षांश एजुकेशन। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स। 6 मार्क्स का चैप्टर है इन टर्म 1 दिस ईयर। ध्यान रखना, नेक्स्ट ईयर या इससे प्रीवियस ईयर में क्या था या क्या होगा, दैट विल बी डिफरेंट, बट दिस ईयर टर्म 1 के लिए ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। टॉपिक क्या आएंगे? बेसिक थीम है इस चैप्टर की, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हम सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी और सिमिलरिटी पर बेस्ड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस, कुछ उसके रिजल्ट्स एंड कुछ स्पेसिफिक थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स कौन कौन सी है? थ्योरम्स है थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एंड एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इन तीनों पे क्वेश्चन आना 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि इनमें से ये जो दो थ्योरम है, थेल्स एंड पाइथागोरस, इनका प्रूफ भी हमारे सिलेबस में मेंशन है। बाकी सारी थ्योरम्स का खाली स्टेटमेंट है, बट इन दो थ्योरम्स का क्या है, प्रूफ भी मेंशन्ड है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये दो थ्योरम्स के साथ साथ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इसे भी कवर करनी है। क्यों कवर करनी है? क्योंकि सीबीएसई ने जो एसक्यूपी दिया था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथमेटिक्स, रिलीज्ड ऑन 2 सितंबर, उसके अंदर एरिया पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये चैप्टर वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एंड तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। टर्म 1 में क्या आने वाला है वो आप सबको पता है कि टर्म 1 में हमें 3 चीज़ मिलने वाली है, एमसीक्यू, केस बेस्ड एंड एआर। ऑल्दो सीबीएसई ने एआर इग्नोर कर दिए हैं खुद के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि नहीं आएंगे, बट सीबीएसई ने अपने एसक्यूपी में इसे इग्नोर किया है। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स क्या कहती है, चाहे एमसीक्यू दे दो तब भी एमसीक्यू दोगे, केस बेस दोगे तब भी एमसीक्यू दे रहे हो, और एआर दे रहे हो तब भी एमसीक्यू दे रहे हो। हमें क्वेश्चन के पैटर्न से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, हमें एमसीक्यू ही मिल रहा है तीनों में। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एमसीक्यू हमारे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जो वन लाइनर थे वो वैसे ही वन लाइन में रहेंगे, वो वैसे ही ऑलरेडी सॉल्व हो रहे थे, और जिनमें हमें प्रॉपर सॉल्व करना है उन्हें में हमें प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ रहा है। सो नया पैटर्न हमें कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, खाली जो डेकोरेशन वाले स्टेप्स थे वो आगे पीछे, गिवन, एचपी, रिक्वायर्ड आंसर, वो हट गए, बाकी कैलकुलेशन उतनी की उतनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग चैप्टर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है? सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल होती है ये कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कब होते हैं सिमिलर? अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। क्या हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स
अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के क्या है, इक्वल हैं, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा, वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन खाली कॉरस्पॉन्डिंग से नहीं होगा, कुछ और भी है। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मान लो 1 2 3 है, और ये है 4 5 6, तो 1 4 के इक्वल हो, 2 5 के, 3 6 के। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एंगल उसका है, जैसे उसका अगर वर्टेक्स वाला एंगल है या लेफ्ट साइड वाला एंगल हमने कवर किया है, तो वही एंगल इसमें भी कवर होगा। इसे एक और एग्जांपल से समझो। जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में कहते हैं कि दोनों हाथ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि थंब को कवर करेगा, इंडेक्स फिंगर को कवर करेगी, मिडिल फिंगर को कवर कर रही है, रिंग फिंगर को, यानी एवरी पार्ट विल कवर इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। द सेम थिंग विल वर्क एंड ट्राइंगल्स, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, साथ में द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, जो साइड्स उसके साथ रेशियो बना रही है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही होनी चाहिए, वो रेशियो सेम होना चाहिए। अगर इस साइड में 1:2 है, तो इसमें भी 1:2 होगा, थर्ड वन में भी 1:2 ही होगा। अगर 2:3 है तो सब में 2:3 ही होगा। मीन्स corresponding sides also have equal ratio। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कितने तरह की होती है? जैसे कॉन्ग्रुएंसी 4 टाइप्स की होती है, वैसे सिमिलरिटी 3 टाइप्स की होती है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी। सबसे पहला टाइप है ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, ए ट्रिपल एच के जैसे ना, ट्रिपल ए। ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, एंड थर्ड वन एस, साइड एंगल साइड। अब आप में से एक दिमाग में आया कि कॉन्ग्रुएंसी में तो ए एस ए भी होता है, यहाँ क्यों नहीं है? ए एस ए में देखो 2 ए होते हैं। अब जब 2 ए इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, तो ये ए एस ए में होकर ए रह जाता है और ये ट्रिपल ए में कवर हो जाता है। सो ए एस ए कट हो गया। और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में तो होता है, बट इसमें नहीं होता। Some writers consider it as a type of similarity, but RHS is not a type of similarity। इनको डिटेल में स्टडी करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स कि भाई ये एंगल में क्या होता है, क्या रेशियोज होंगे, क्या वो इक्वल होंगे। अब वेट फॉर अपकमिंग स्लाइड। उससे पहले देखो सिमिलरिटी का सिंबल। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या था? कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग दोनों होता है, इसलिए इसमें कर्वी लाइन प्लस इक्वल टू का साइन। इसमें खाली कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं, तो ये खाली एक कर्व्ड लाइन शो करनी है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है। और कंफ्यूज भी नहीं होना है कि ये कॉन्ग्रुएंसी तो नहीं है। नो, वी आर नॉट स्टडिंग कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी 7th और 9th में आती है। सिमिलरिटी अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ी है 9th क्लास तक, 10th में ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रुएंसी का दूर का कजिन है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी जैसी है। लिखेंगे कैसे? अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल के नेम लिख देंगे और उनके बीच में क्या लिख देंगे? उसका सिमिलरिटी का सिंबल। सिमिलर है कि भाई दिखते एक जैसे हैं, एग्जैक्ट एक जैसे नहीं है। जैसे ताजमहल गए होगे आप कभी, तो नहीं भी गए हो तो फोटो पे देखा होगा, ताजमहल के छोटे मॉडल्स बिकते भी हैं मार्केट में एज ए गिफ्ट। तो वो क्या है? सिमिलर है उसके जैसा, दिखता उसके जैसा है, एग्जैक्ट थोड़ी है। एग्जैक्ट ताजमहल तो बहुत बड़ा होता है, तो और वैसा दूसरा है भी नहीं, इसलिए तो उसे 7 वंडर कहा गया है। तो ये सिमिलर है, एक जैसी नहीं है। जैसे आपकी एक बड़ी फोटो और आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों एक जैसी सिमिलर होंगी अगर एक ही ड्रेस में एक ही पोज में खिंचवाइए तो। यूँ आपने अगर आड़े टेढ़े हो गए तो बात अलग है। तो अगर 2 फोटोज एक जैसी हैं तो क्या हो जाएंगी? सिमिलर है, दिखती एक जैसी है, कवर थोड़ी कर रही है। पासपोर्ट साइज फोटो, इसको पासपोर्ट साइज पर रख दो तो ये तो पासपोर्ट साइज को कवर कर लेगी, लेकिन पासपोर्ट साइज को इस पर रखने पे ये कैसे कवर कर लेगी? नहीं करेगी। पासपोर्ट साइज तो इससे बहुत छोटी रह जाएगी। सो तब हम क्या कहते हैं कि ये दोनों दिखती सिमिलर है बट है नहीं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी कुछ ऐसा ही चीज़ है
कि ट्रायंगल सिमिलर दिखते हैं, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते। एक जैसा दिखना और एक जैसे होने में जो फर्क है वही सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये कौन है? ये हैं पाइथागोरस के दूर के रिश्तेदार। जी हाँ, ये पाइथागोरस के दूर के रिश्तेदार हैं। वो पाइथागोरस अंकल थे, ये हैं थेल्स अंकल। कौन से अंकल हैं ये? थेल्स अंकल। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने भी कुछ किया था। जैसे पाइथागोरस ने नोट पिछले 4-5 साल में आपको तकलीफ दे रखी है, 7 से लेकर 10 तक कंटिन्यूस, थोड़ी बहुत तकलीफ ये भी देंगे। तो थेल्स अंकल ने कहा था, थे कौन सबसे पहले? तो ये ग्रीक मैथमेटिशियंस थे। ऑलमोस्ट मैथमेटिशियंस हमारे यहाँ जो मिल रहे हैं वो ग्रीक ही मिलेंगे। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ दिया। ट्रुथ कह दो, थ्योरम कह दो, स्टेटमेंट कह दो, सेम थिंग है। रिलेटिंग टू टू इक्वी एंगुलर, ध्यान देना इस वर्ड पे, क्या वर्ड है? इक्वी एंगुलर, यानी इक्वल एंगल वाला ट्राइंगल, दैट आर नोन एज इक्वी एंगुलर। द ट्राइंगल्स हुज corresponding angles are equal are known as equal angular, equiangular triangular। तो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? corresponding angles इक्वल होते हैं। और उसके बारे में थेल्स अंकल क्या कह गए हैं? वो कह गए हैं द रेशियो, टाइपोग्राफिक रेशन नहीं है, द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides in two equiangular triangles is always the same। क्या कहा? कि दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। किस में? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स में ये रेशियो हमेशा इक्वल होता है। इक्वल एंगल वाले समझ गए। अगर इक्वी एंगुलर बोलने में जीभ 2-3 बार शीर्षासन कर रही है तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वल और एंगुलर। इक्वल एंगुलर वाले जो ट्राइंगल्स होते हैं उनमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। कुछ कुछ सिमिलरिटी की बातें कर दी है इन्होंने, पर ध्यान रखना इन्हें सिमिलरिटी का जनक नहीं कहा जाता। इन्होंने सिमिलरिटी नहीं दी थी, सिमिलरिटी इनके बाद प्रूव की गई थी। पहली चीज़। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने एक थ्योरम दी जो हम राइट नाउ पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करते वक्त हम सिमिलरिटी का यूज नहीं करते। आप में से कई बच्चे पूछते हैं और दिमाग भी आता होगा आपके भी कि सर सिमिलरिटी का यूज करके हम इनकी जो थ्योरम्स है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, उस थेल्स थ्योरम को हम प्रूव क्यों नहीं करते? हम इसलिए प्रूव नहीं करते हैं क्योंकि सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट आने से पहले ही थेल्स ने ये थ्योरम दे दी थी। इसलिए इस थ्योरम को हम बिना सिमिलरिटी के प्रूव करते हैं। तो क्या थ्योरम दी थी थेल्स ने? थेल्स ने एक थ्योरम दी थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम आजकल थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर गिवन दैट कि क्या क्या दे रखा है, एंड आफ्टर दैट प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन अगर नीडेड है तो, और सबसे एंड में प्रूफ, क्योंकि मैथमेटिक्स भी कानून की तरह हर जगह सबूत मांगता है कि भैया ये बात कह तो दी, प्रूफ तो करो इसको, तो प्रूफ भी कर देंगे। और वैसे भी 2 ही प्रूफ हैं तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सब्जेक्टिव नहीं आ रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर इनके प्रूफ को एम्फेसिस कर दिया है सिलेबस में तो मान के चलिए इनके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। वैसे भी हर साल ये थ्योरम मेरे अकॉर्डिंग 100% वाली थ्योरम हो जाती है, और इस ईयर इसे मेंशन कर दिया है तो ये 100% है कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 में है तो 2 पाइथागोरस के 2 क्वेश्चन इसके है, 4 तो गए, अब बचे हुए 2 बाकी मिल बांट लेंगे, जितने भी बचा कुछ हिस्सा है। 2 क्वेश्चन इन पे कंफर्म मान के चलिए। तो थ्योरम क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन ऑफ ए ट्राइंगल, तो अगर एक लाइन ड्रॉ करें वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वह एक साइड की तो पैरेलल है, अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट कर रही है, तो ये जो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है और अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी किस रेशियो में? सेम रेशियो में। मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट थ्योरम में पैरेलल के साथ साथ हाफ भी होती है और ये दोनों मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम इसी का एक रिजल्ट कहा जा सकता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इसी से निकली थी, बट मिड पॉइंट थ्योरम इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, यहाँ रेशियो इक्वल है, हाफ भी हो सकता है। अगर हाफ होता है तो
जरूरी नहीं है मिड पॉइंट हो, क्योंकि मिड पॉइंट में ये साइड भी हाफ हो जाती है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम जिसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, और हमें ये प्रूव करना है कि ए डी और बी डी का जो रेशियो है वही ए ई और ई सी का रेशियो है। गिवन क्या क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है जिसमें एक लाइन पैरेलल है साइड बी सी के जो इंटरसेक्ट कर रही है द टू साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। चलो भैया प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी लेफ्ट साइड वाली पार्ट्स का रेशियो अपॉन ए अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन यानी कुछ ना कुछ बनाना पड़ रहा है तभी ये थ्योरम प्रूव होगी। क्या बनाया हमने, हमने ये बनाया कि बी और सी डी को तो ज्वाइन कर दिया, बी ई और सी डी इन दोनों को तो किया है ज्वाइन, और डी एम और ई एन इधर से डी एम ड्रॉ किया है, ई एन ड्रॉ किया है, जो क्या है परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी हाइट है। इधर से परपेंडिकुलर होती है किसी भी चीज़ की हाइट, तो ये दोनों इसकी होगी हाइट्स। तो अब देखते हैं प्रूव कैसे होगा। प्रूव भी हो जाएगा, तो प्रूव होगा ऐसे। देखो सबसे पहले ये दो ट्रायंगल्स लो, बी डी ई और ए डी ई। पहला ट्रायंगल ले लिया ए डी ई अपॉन बी डी ई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ भी हम हाफ बेस, बेस हो गया ए डी, बी डी ई का भी बेस हो गया बी डी। अब हमारे पास बच रही है हाइट। इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या होगी, हाइट तो वैसे कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जब हम ये बेस ले रहे हैं तो हाइट ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल ई तक जा रहे हैं, तो ई एन विल बी इट्स हाइट, क्योंकि ई एन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इस लाइन से कहीं भी हाइट निकालो ई तक वो हमेशा ई एन ही होगी, चाहे आप बी डी की निकाल लो और चाहे ए डी की निकाल लो। तो दोनों ही ट्रायंगल के सिचुएशन में ई एन क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी। हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, ए डी अपॉन बी डी। कुछ कुछ नज़र आने लग गया होगा, जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ नज़र आने लग गया है। कुछ ऐसा ही दोबारा कर लेते हैं। अब आप कहो सर ए डी तो पहले ले लिया था, दोबारा क्यों ले रहे हो? दोबारा इसलिए ले रहे हैं कि ये दुख दे रहा है इसलिए ले रहे हैं, लेकिन अब की बार हम ए डी को इधर से देखेंगे। किधर से? पिछली बार तो उधर से देखा, अब की बार इधर से देखेंगे, यूँ, यानी हाफ इंटू ए ई बेस हो गया, नीचे वाले का बेस हम ई सी लेंगे, और दोनों ही कंडीशन में हाइट क्या होगी। अब भैया जब उधर ई एन हाइट होगी तो इधर डी एम हो जाएगी, दोनों ही साइड तो डी तो छोड़ रहा है, तो इधर हाइट हो जाएगी डी एम, इधर भी हाइट हो जाएगी डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो बचा क्या, ए ई अपॉन ई सी। तो ये दोनों हो गए ना बराबर। अब आपको सब कैसे बराबर हो गए, उधर तो ए डी तो बराबर चल गया, और नीचे वाले ट्रायंगल थोड़ी बराबर है, नीचे वाले ट्रायंगल बराबर नहीं है। चलो नीचे वाले ट्रायंगल्स बराबर कर देते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल जरा देख के बताओ कि गिवन में हमने कुछ ऐसा लिखा था क्या कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल है बी सी के? यस है, गिवन है ये चीज हमें। दूसरी चीज, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं? कौन कौन से? बी डी ई और डी ई सी, बी डी ई एंड द ट्रायंगल डी ई सी और सी डी, वट एवर यू वांट टू प्रोनाउंशिएट, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं डी ई पे। आपको सर उस टाइम तो बेस ये लिया। देखो जब जैसा मतलब हो वैसे बदल जाओ, मैथमेटिक्स में, जीवन में नहीं, खाली गणित में। अब उस टाइम हमारा काम इधर से चल रहा था तो हमने बेस ये ले लिया बी डी, इधर से काम चल रहा था तब बेस सी ले लिया। अब की बार हमारा काम सेम बेस पे लाना है तो हमने क्या कर लिया, डी सेम बेस ले लिया। और क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में हम यहाँ पढ़ के आए हैं कि क्वाड्रिलेटरल हो कि पैरेललोग्राम हो या ट्रायंगल हो, अगर सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन सिचुएटेड है तो उनका एरिया इक्वल होता है। ट्रायंगल का ट्रायंगल के इक्वल,
पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम के इक्वल, और पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों एक बेस पे हैं तो ट्राइंगल पैरेललोग्राम का हाफ हो जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल हैं तो इनका एरिया भी इक्वल है। ADE तो किधर से भी देख लो इक्वल एरिया आएगा, और जब एरिया इक्वल है तो क्या होगा, रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स AD अपॉन BD का रेशियो हो जाएगा AE अपॉन EC के रेशियो के इक्वल। तो चलो प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट, लिखना है, नहीं जानते फिर भी लिखना है। वैसे क्वेश्चन करने के बाद में हम जान जाते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। चारों ट्राइंगल के एरिया निकाल लिए। कौन कौन से, ADE, BDE, AD दोबारा लेकिन उधर से, और DEC। इसका हुआ हाफ बेस इनटू हाइट, AD इंटू EN। इसका भी हाफ बेस इनटू हाइट बट बेस DB, हाइट वही EN। दोबारा एरिया ऑफ AD हाफ AE इंटू DM, बेस अब की बार AE ले लिया है, हाइट भी चेंज होगी DM क्योंकि उधर से देख रहे थे, एंड EC इंटू DM, हाइट सेम, बेस EC लिया है। दो दो के पेयर बनाएंगे, 1 का 2 में डिवाइड, 3 का 4 में डिवाइड। 1 का 2 में डिवाइड किया, हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर 5। अब 3 और 4 का डिवाइड कर लिया, 3 और 4 का डिवाइड किया तो वही हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, AE अपॉन EC। 5 एंड 6, AD इजिकल टू AD होगा, एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इक्वली होना है। प्रॉब्लम है नीचे वाले में दोनों ट्राइंगल्स में, तो उनके लिए हमने क्या काम में लिया, द थ्योरम फ्रॉम क्लास 9। ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेसिस DE and between the same parallel lines BC and DE। तो इन दोनों एरिया बराबर हो गया, एरिया बराबर है तो ट्राइंगल्स का रेशियो बराबर होगा, और रेशियो बराबर है तो इनके जो आउटपुट है वो भी बराबर हो जाएंगे। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। दैट इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बट दिस ईयर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये जो रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन है ये तो कहीं नहीं गए। डैम श्योर 100% क्वेश्चन आएगा इनका रेशियो निकालने का इन टर्म 1। इफ अ लाइन डिवाइड्स, इज नहीं आएगा यहाँ पे, डिवाइड्स आएगा खाली, डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अपोजिट, कॉरोलरी कह सकते हो आप इसको। कैसे कि उसमें था कि पैरेलल हो तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, या ये था कि इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में तो पैरेलल होगी। यहाँ रेशियो सेम दिए हुए हैं और कहा है कि लाइन पैरेलल होगी, बट इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में तो हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे। F in two triangles corresponding angles आर इक्वल, क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी जो सिमिलर साइड्स के एंगल्स हों। जरूर नहीं कि बी ई के इक्वल, डी के बी इक्वल हो सकता है, तब ट्राइंगल को रोटेट कर लेना है। एक्चुअल में रोटेट नहीं करना, पर इनके नेम लिखते हुए हमें ट्राइंगल्स को क्या कर लेना है, रोटेट कर लेना है। Then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence two triangles are similar। क्या दिया है कि दो ट्राइंगल्स के अगर एंगल्स इक्वल हैं, कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और साइड्स, कौन सी साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में है तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल एंगल, दैट इज द सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्राइंगल्स। तीनों एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई एंड सी इज इक्वल टू एफ, तो ये हो जाएगा ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि साइड्स के रेशियो क्या होंगे, ये साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, रेशियो सेम होंगे या साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। वहाँ पे हम इसे CPCT कहते हैं, पर चूँकि पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, बट ये CPCT के अंदर कवर नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। जब कॉन्ग्रुएंट की बात चली है तो एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट एक दूसरे को कवर कर रहे तो एक दूसरे से दिखेंगे भी, लेकिन सारे सिमिलर फिगर
कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। सेकंड क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। सेकंड से पहले एक छोटी सी चीज़ और पढ़ लेते हैं कि अगर दो एंगल भी इक्वल है किसी ट्राइंगल्स के, तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तीसरा होना जरूरी नहीं है। आपको सर अभी तो आप तीनों की बात कर रहे थे और अब कह रहे हो कि दो भी इक्वल हो तो भी काम चला लेंगे। यस, अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तो हमारा काम चल जाएगा। कैसे? माना कि ये 40 का है, ये 50 का है, ये वाला 50 का है, ये 40 का। इस बार मैंने जानबूझ के स्विच किया है, ट्राइंगल सिमिलर ही है, तब भी ये सिमिलर है। क्यों? थर्ड वाला देखो, 40 + 50 90, तो ये हो गया 90 का। 40 + 50 90, तो ये भी हो गया 90 का। 180 तो होना है इनका सम, और जब दो इक्वल है तो इनको 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आना है जो फर्स्ट वाले में आया। सो अगर दो ट्रायंगल इक्वल है तो थर्ड वाला खुद ही हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। itself will be equal to the third angle, and hence triangles are similar। तो कई बार आपको बुक में कई क्वेश्चंस में डबल ए भी लिखा हुआ मिलेगा। डबल ए ट्रिपल ए ही होता है, दो इक्वल आ गए तो तीसरा तो इक्वल होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि ट्राइंगल्स की तीनों एंगल की सम 180 डिग्री होती है। क्लियर? चलिए अगली थ्योरम, अगला क्राइटेरिया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, ये लो दो ट्राइंगल, अगर दो ट्राइंगल्स में क्या हो, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, इसकी साइड्स दूसरे वाले की साइड के साथ प्रोपोर्शनल हो। अगर ये 2 है और ये 4 है, ये 3 हो तो ये भी 6 हो, ये 5 है तो ये 10 हो, डबल है रेशियो तो सेम प्रोपोर्शन में हो गया। देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और ट्राइंगल्स क्या होगा? सिमिलर होगा। एक्चुअली सिमिलर पहले होता है, फिर एंगल्स इक्वल होते हैं। लिखेंगे कैसे इसे मैथमेटिकली कि दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल्स हो गए सिमिलर। कैसे हुए? एस एस एस, साइड 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 रेशियो से, देन एंगल्स विल बी इक्वल। हालांकि हमें प्रूव करने का क्वेश्चन करने नहीं है, हमें खाली ध्यान रखना है कि हाँ ये क्राइटेरिया भी वर्क करता है टू फाइंड आउट समथिंग। नेक्स्ट क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। if one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle, कोई भी एक एंगल इक्वल हो, जैसे ये वाले की बात करते हैं, ये एंगल इक्वल है दूसरे वाले ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इनको जो बनाने वाली साइड्स हैं, जैसे इसकी ये साइड्स हैं, इसकी ये साइड्स प्रोपोर्शनल हों, इक्वल नहीं होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंगल और उसको बनाने वाली दो साइड्स, देन सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या बन जाएगा? साइड एंगल साइड, thus the triangles will be similar। क्लियर? तो चलिए देख लो कैसा लिखेंगे इन्हें। दो साइड्स और उन्हीं वही दो साइड्स जो एंगल को बना रही है और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये है हमारी अनदर इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक पढ़ ली थी थेल्स, ये है दूसरी, और इसके बाद एक बचेगी पाइथागोरस। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये अगर सिमिलर्स हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो निकाल लो उसका अगर स्क्वायर कर दें तो किसका रेशियो बन जाएगा? उन्हीं ट्राइंगल्स के एरिया का। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR
बट कंडीशन ये है कि वो पहले सिमिलर हो। क्या हो? पहले वो सिमिलर हो। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी पेयर, जरूरी नहीं खाली बेस का, बेस के साथ साइड के साथ, किन्हीं भी दो साइड्स के साथ रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। चलो भैया अगली थ्योरम पाइथागोरस को प्रूव करने वाली। पाइथागोरस को प्रूव करते वक्त इस थ्योरम का हमें यूज करना है। क्या थ्योरम है ये? इफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, क्या राइमिंग वर्ड है? राइट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर राइट एंगल बना दिया जाए, मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए, तो ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, ये बड़े वाले जो ट्राइंगल जिसका ये हिस्सा है उसके सिमिलर होंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होगी कि ये एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। कैसे? जैसे ये छोटे वाला, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बड़े वाले में भी एक 90 डिग्री का है। छोटे वाले में एक एंगल ए है, बड़े वाले में भी एक एंगल ए है। दो एंगल इक्वल आ गए तो हमारा काम तो बन गया, कि ये दोनों सिमिलर हो गया, क्योंकि दो थिंग हमारा काम हो जाता है। ऐसा कुछ इसके साथ होगा। सी दोनों में कॉमन है, एक 90 डिग्री है। अब रहा दोनों का आपस में मामला, तो ए दोनों में एक एंगल तो क्या है? 90 डिग्री का है, और बचे हुए दो। वैसे हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते थे कि पैरेलल लाइन्स के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर ये लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल और 2 3 के पैरेलल है, तो 1 और 3 भी पैरेलल होंगी। सेम थिंग कि अगर 1 3 के सिमिलर है और 2 भी 3 के सिमिलर है, तो 1 और 2 भी आपस में सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर है तो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अंकल कौन? पाइथागोरस अंकल। आज तक पढ़ते आए हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स स्क्वायर। यही चीज दी हुई है। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स के सम के इक्वल होता है, या अदर टू साइड्स लिखने से रह गया है। और ये जो साइड में दिए हुए हैं ये हमारे पाइथागोरस अंकल हैं। तो ये अदर टू साइड्स के रेशियो के इक्वल है। और जब इक्वल है तो हमें क्या करना है? हमें इसको प्रूव करना है। इक्वल तो है बट कैसे? तो देखो ऐसे, जो अभी जस्ट थ्योरम पढ़ी है ना, उसी को यूज करेंगे। गिवन क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। आप सोच रहे हो हम राइट एंगल हमेशा वैसे बनाते हैं, इस बार ऐसे क्यों बनाया? वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बनाया है ताकि इजी रहे। तो टू प्रूव दैट, यही है, ऐसी हमारा हाइपोटेनस है, इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। कंस्ट्रक्शन क्या किया? वही परपेंडिकुलर डाल दिया। डालते हमें पता चल गया कि 3 सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं, और सिमिलरिटी की कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर देखो, ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बड़े वाले का सिमिलर है। कैसे? अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो वो हाइपोटेन्यूज उसे 2 सिमिलर ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। और वो ट्राइंगल ना केवल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, बल्कि बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। द सेम थिंग वी हैव यूज्ड। और सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल। ये लो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए सी। बट ध्यान रखना, ये ए बी ए डी बी का हिस्सा है, ये ए बी सी का हिस्सा है। इसको सॉल्व किया तो ए बी स्क्वायर आ गया ए डी डॉट ए सी। ऐसा ही कुछ बी डी सी में भी होगा, राइट साइड वाले ट्राइंगल में, तब भी ये 2 बनेंगे। बट यहाँ
ये बी सी बी डी सी की है और ये बी सी ए बी सी से है, तो सी डी डॉट ए सी इजिकल टू बी सी स्क्वायर आ गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया, तो इधर तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बन गया जो हमें चाहिए, उधर ए सी बनाना है। तो इधर देखो ए सी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, एंड ए डी प्लस सी डी ब्रैकेट में रह गए। ए डी प्लस सी डी तो उस डायग्राम में हमें दिख रहा था कि ये जो हमारा डायग्राम है इसमें यही तो डी था, ऊपर बी बना हुआ है सी, तो ए डी प्लस डी सी तो वापस ए सी बन गया, ए सी ट्वाइस, देन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड द पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को सबसे पहले या पाइथागोरस से भी पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन हुए थे बोधायन, जिन्होंने दे दिया था, और कब दिया था, 800 BCE में। इसीलिए कई बार हम इस थ्योरम को क्या कहते हैं, बोधायन थ्योरम कहते हैं। और बोधायन ने ये थ्योरम एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं दी थी, उन्होंने थोड़ी सी अलग फॉर्म दी थी। क्या दी थी, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया प्रोड्यूस बाय इट्स बोथ साइड। इन्होंने ये दिया था कि अगर आप एक क्या बना लो, रेक्टेंगल बना लो, और रेक्टेंगल के डायगोनल जितना एरिया प्रोड्यूस कर रहा है उतना एरिया इसकी अदर टू साइड्स भी प्रोड्यूस करेगी। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा कि हमने क्लास 7th में पाइथागोरस को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा किया था, ग्राफ बनाया था। यस, वो ग्राफ एक्चुअल में बोधायन थ्योरम का एक प्रूफ है कि ये डायगोनल की जो साइड्स जो ये चीज़ प्रूव कर रही है, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम ही बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश हो गया कॉन्सेप्चुअली। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन गिवन फिगर लाओ भैया, हाँ ये रहा, इन गिवन फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इन दोनों का रेशियो पी टी अपॉन टी आर के रेशियो के इक्वल है, पी टी अपॉन टी आर के रेशियो के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है। तो करो भी इक्वल, तो ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, और पैरेलल लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे। ओके, ये हमें इक्वल प्रूव नहीं करना, प्रूव क्या करना है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो पी एस टी इक्वल टू तो पी आर हमें गिवन है, तो और भी इजी काम हो गया कि दोनों लाइंस पैरेलल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ये ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो Q और R भी आपस में इक्वल हो गए। और जब Q और R आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स की अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, और जब दो साइड इक्वल है तो ट्रायंगल आइसोसेल्स हो गया। दो ही तो साइड इक्वल करनी थी, दो एंगल इक्वल होते ही प्रूव हो गया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। गिवन क्या था हमें, ये चीज़ तो गिवन ही थी, पी एस अपॉन एस टी, पी एस अपॉन एस क्यू इजिकल टू पी टी अपॉन टी आर। इससे हमें क्या पता चल गया, थेल्स थ्योरम कि एस टी पैरेलल है क्यू आर के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, और इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। सेकंड थिंग, एंगल पी एस टी इजिकल टू एंगल पी क्यू आर, पी एस टी पी क्यू आर का इक्वल क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। एंगल पी एस टी इजिकल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन था। अब यहाँ भी पी एस टी है, यहाँ भी पी एस टी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल पी क्यू आर इजिकल टू एंगल पी आर क्यू, क्यू और आर इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, पी क्यू इजिकल टू पी आर। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, और जब दो साइड इक्वल है
तो पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये जो लाइन है दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को पी ओ क्यू इन एस ओ आर को सिमिलर प्रूव करना है भैया। ये है वर्टिकली अपोजिट, ये जी टी वी एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये हमारे अल्टरनेटिंग अगेन जी टी वी एंगल। तीनों एंगल इक्वल हैं, और जब एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। हैंस प्रूव। देख लो प्रॉपर सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन में क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू आर एस गिवन है, इससे क्या मिला, पी इक्वल टू एस एंड क्यू इक्वल टू आर, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पी ओ क्यू इक्वल टू एस आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 2 3 angles are similar. Easy and quick question. चलिए कुछ MCQs देख लेते हैं जो कि टर्म 1 में हमारे इस साल आने वाले हैं। MCQs में किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन 4:9। एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। देखो एरिया वाली थ्योरम, साइड्स दे रखी है 4:9 में, तो एरिया का क्या रेशियो होगा। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, उनकी जो साइड्स है, जैसे साइड 1 साइड 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो साइड्स है, हमें साइड्स का स्क्वायर चाहिए, तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, जो कि डी में दिया हुआ है। तो 16:21 विल बी फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो विद इन 2 to 3 मिनट्स सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। अगेन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेस्पेक्टिवली 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज, एरिया दिया है यानी ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2, ये दिया है 9/16। द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, पर ध्यान रखना कि ये S1 S2 का स्क्वायर होता है, S1 S2 नहीं होता, यानी हमें यहाँ इनका अंडर रूट निकालना है। सो आंसर हो जाएगा 3:4। 4:3 भी है, बट पहले 9 रखा हुआ है, तो 3:4 ही राइट आंसर होगा। कंफ्यूज करने के लिए 4:3 भी देता है। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा ट्रायंगल पहले है, तो आंसर में भी वही ट्रायंगल हमें पहले रखना है। Triangle ABC is such that AB is equal to 3 cm, BC is equal to 2 cm and CA is equal to 2.5। डायग्राम बना लेते हैं। ABC में ABC, AB है 3, BC है 2, CA है 2.5, और ये DEF के क्या है, सिमिलर है। DEF, EF हमें 4 दी हुई है, तो पैरामीटर पूछा है DEF का। देखो ये इसकी डबल है, डायग्राम पे मजा, डायग्राम छोटा बन गया है, बट कॉन्सेप्चुअली तो इसकी डबल है, तो पैरामीटर भी डबल होगा क्योंकि सारी साइड्स डबल हो जाएंगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप 3, ये 6 और ये 2.5 की डबल 5, तो 6 + 4 5 15 आएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि 3 + 2 5, 5 + 2 7.5, तो ये 7.5 का डबल भी 15 होता है, यानी दोनों तरीके से हमारा आंसर 15 ही आया। तो DEF का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल पैरामीटर ऑफ DEF। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ x। ओके, डायग्राम दिया हुआ है, क्या डायग्राम है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल DV है BC के। सीधी सी बात है थेल्स थ्योरम में, तो x की वैल्यू पूछी है। तो हमें पता है कि x + 3 अपॉन 3x + 19 हो जाएगा x अपॉन 3x + 4 के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x² + 4x + 9x + 12, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x² + 19x, 3x² से 3x² कैंसिल,
9 + 4 13x + 12 इज इक्वल टू 19x। 13 को उधर ट्रांसफ़र किया तो 6x आया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। 6 का उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 है डी में। पैरेलल दी हुई थी, बेसिक प्रोपोर्शनल लग गई, रेशियो कंपेयर किए, x की वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 2। दैट इज आवर फाइनल आंसर। और अगला क्वेश्चन है ए डी ई इज इक्वल टू ए बी सी। दिया हुआ है कि ऑप्शंस अलग हैं। ए डी ई इज इक्वल टू ए बी सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो सी ई क्या होगी? दिक्कत क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मीन्स ये सिमिलर है, पैरेलल है। पैरेलल नहीं दे के पैरेलल की प्रॉपर्टी दे दी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दिए, तो ये हो गए पैरेलल। और जब पैरेलल है तो थेल्स लग जाएगी, मीन्स 2/3 इज इक्वल टू 3/CE। CE निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला था तो इधर आ गया, तो 3 3 जा 9/2। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, 9/2। A man goes 24 meter west, then 7 meter due north. ओके, यहाँ खड़ा है, वेस्ट देखो हमेशा जब भी हम बनाते हैं तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। तो वेस्ट की तरफ चला यानी इधर चला, कितना चला? 24 मीटर। देन 7 मीटर, तो 7 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। अब क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, पाइथागोरस। और 7 4 का 25 होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो इन दोनों का स्क्वायर कर लो। 24 का 576, 7 का 49, ऐड किया 625, 625, 25 का स्क्वायर होता है। सिंपल यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ऑप्शन सी 25 राइट था। अगला है इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 40 डिग्री। डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, बना लेते हैं डायग्राम। देखो ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बना लेना चाहिए, दैट हेल्प्स अलॉट। ओके, थेल्स नहीं है, थेल्स के अलावा कुछ और है, थेल्स के अलावा है। तो भैया ये है ए बी सी, ये है भैया डी ई एफ। क्या दिया है? ए इज इक्वल टू ई, यानी ऊपर रख लो इसको, इसको ऊपर रख लो। ई, ए इज इक्वल टू ई, दोनों 40 डिग्री है। ए बी यानी इधर डी आएगा, ई डी का रेशियो ई एफ के रेशियो के बराबर है, यानी ए बी और ए सी इनके रेशियो भी इक्वल है। और एंगल एफ 65 डिग्री का है, तो बी कितने डिग्री का है? तो बी तो डी के बराबर होगा, तो बी कितने डिग्री का है तो डी निकाल लेंगे, उतना ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे पता चला? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी एक एंगल इक्वल है और उसी एंगल को बनाने वाली साइड्स इक्वल है। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इनडायरेक्टली दे दिया कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो हमें क्या करना है? 40 + 65 हो गया हमारा 105, तो डी हो गया 75। 180 का होता है, 180 में से 105 लेस किया 75 का। अगर डी 75 का तो बी भी 75 का ही होगा। सो सी 75 डिग्री। 65 भी दिया, कन्फ्यूजन है, कोई सोचे कि एफ 65 का तो बी भी 65 होगा, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन PYQ है CBSE 2016 का। द पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइपोटेनस 25, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। देखो ये क्वेश्चन MCQ नहीं था, पर इसे MCQ इजीली बना दिया गया। फाइंड को हटा के फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल था, उसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दिया गया, MCQ बन गया। तो किसी भी क्वेश्चन को इजीली MCQ बनाया जा सकता है। तो इस भ्रम में मत रहना कि इजी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन टफ वाले भी आ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए क्या? राइट एंगल बनाओ भैया, चलो राइट एंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है? पैरामीटर दिया है 60। चलो
हाइपोटेन्यूज 25 है, एरिया पूछा है, तो 60 में से 25 लेस किया तो इन दोनों का सम हो गया 35। बट अभी भी हमें साइड्स नहीं पता चली, तो कोई बात नहीं, इसके x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स। तो 35 का स्क्वायर, 35 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 60। 35 का स्क्वायर होता है 1225, एक्स का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 70x, 2ab हुआ, प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा माइनस 70x, और 3600 इधर आया तो ये हो गया माइनस का, तो माइनस का 3600 में से 1225, ओके 3600 नहीं होगा 25 होगा, 60 का स्क्वायर क्यों करेंगे, क्यों होगा 25, क्योंकि इधर तो हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 1225 में से 625 गया तो 25 तो ऊपर वाले चले गए, और 1200 में से 600 लेस हुआ तो बच गया 600, 2 कॉमन निकल रहा है तो x माइनस 35x माइनस 300 के ऐसे दो टुकड़े जिनका मल्टीप्लाई एडिशन 35 हो और मल्टीप्लाई, एक तो हो जाएगा 30 इंटू 10, और ऐसा 35 नहीं आएगा, 15 इंटू 20, टू उधर दिया, हाँ 15 और 20 35 भी होते हैं, और इनका मल्टीप्लाई 300 भी होता है, तो हमारी साइड्स आ गई 15 और 20। अल्टरनेट दोनों आ सकती है, आपको दो आंसर आएंगे, दो आंसर निकाल लो, सबट्रैक्ट तो 35 में से करोगे ना, जब 15 निकालोगे तब 15 लेस हो जाएगा तो 20 बन जाएगा, 20 लेस हो तो 15 बन जाएगा, तो कुल मिला के बनने 15 और 20 है। एरिया पूछा है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस है हमारा 20, हाइट है हमारी 15, एंड 150, ऑप्शन ए 150 सेंटीमीटर विल बी आवर फाइनल आंसर। क्लियर? तो यहाँ हमारा चैप्टर ट्रायंगल्स खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भूलना नहीं है, इस चैप्टर की PDF अवेलेबल है कहाँ, दक्षांश एजुकेशन की ऐप पे, साथ में एक फ्री टेस्ट भी आपका इंतजार कर रहा है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी नोट्स पढ़िए और टेस्ट की तैयारी करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग विद दक्षांश एजुकेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।